अभी तक आपने देखा कि कैसे उन पिशाचों ने सुशांत को पकड़ लिया था और किस तरह पिशाचों के युवा राजा ने जैसे ही एक जोरदार लात जमीन पर मारी तो जमीन फट गई और उसने उठाकर सुशांत को उसके अंदर फेंक दिया। सुशांत को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक रहस्यमयी डरावनी सी गुफा में पाया जिसमें 2 मशालें जल रही थी, जिससे उस गुफा में थोड़ी बहुत रोशनी हो रही थी। सुशांत को बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने हड़बड़ाते हुए इधर उधर नजर दौड़ाई, तभी उसकी नजर किसी पर जाकर टिक गई। यह देखकर वह हैरान रह गया। अब आगे उसने देखा कि सामने एक बहुत ही खूबसूरत युवती गहरी नींद में सो रही है। उसे देखकर सुशांत ने सोचा कि कहीं यह पिशाचों की कोई माया तो नहीं है। फिर वह सोचने लगा, नहीं, यह पिशाचों की माया नहीं हो सकती। न जाने ऐसा कौन सा सम्मोहन था उस युवती में कि उसे देखते ही सुशांत एकटक उसे निहारने लगा। वह भूल गया कि वह किस मुसीबत में है। गहरी नींद में सोई हुई युवती बेपनाह खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखते हुए सुशांत उसमें पूरी तरह खो गया था। वह युवती गहरी नींद में सो रही थी। नींद में उसके रेशमी काले लंबे बाल उसके खूबसूरत चेहरे पर आ रहे थे। सुशांत उसके पास जाकर बैठ गया और हल्के हाथों से उसके चेहरे पर से बाल हटाने लगा। वह एकटक बस उसे निहारे ही जा रहा था। बाल हटाने के बाद सुशांत ने उसके सिर को सहलाने के लिए उसके बालों पर हाथ रखा। किसी का स्पर्श पाकर वह युवती हड़बड़ाकर बैठ गई और घबराते हुए बोली, दूर रहो मुझसे। तुम चाहे कितने ही रूप बदल लो, लेकिन मुझे कभी नहीं पा सकते। तुम ये सोचते हो कि तुम एक सुंदर युवक का रूप धारण कर लोगे तो मुझे पालोगे। मेरे जीते जी इस जन्म में तो तुम मुझे कभी नहीं पा सकते। मेरे पिछले जन्म की तरह दूर हो जाओ मुझसे, जाओ यहाँ से। यह कहकर वह युवती पीछे खिसकते हुए एक कोने में जा बैठी। सुशांत यह देखकर हैरान रह गया कि यह जिसे बोल रही है वह कौन है और यह क्या है। सुशांत ने उसे समझाने की कोशिश की, देखो मेरी बात तो सुनो, लेकिन वह लड़की कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वह गुस्से में बोली, दूर हो जाओ, जाओ तुम यहाँ से। कहकर वह चीखने चिल्लाने लगी तो सुशांत यह सोचकर कि शोर सुनकर फिर से कहीं पिशाच ना आ जाए, जल्दी से आगे बढ़कर उसने अपना हाथ उस लड़की के मुंह पर रख दिया। उस लड़की ने घबराकर सुशांत की तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में गौर से देखा तो एक पल के लिए वह पल मानो वहीं थम सा गया हो। कुछ पल दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। फिर उस लड़की ने अपने दोनों हाथों से सुशांत का हाथ अपने मुंह पर से हटाया और शांत आवाज में बोली, कौन हो तुम? यह सुनकर सुशांत बोला, अरे यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनती ही नहीं हो। सॉरी, वो मुझे गलतफहमी हो गई थी। लड़की ने अब धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम सुशांत राय है। मैं अपने दादा दादी के पास पीतमपुर गांव में जाने के लिए आया था, लेकिन पीतमपुर गांव से 2 किलोमीटर दूर जंगल में मेरी गाड़ी खराब हो गई और मदद मांगने के लिए यह सोचकर कि इस महल में कोई इंसान ही रहते होंगे मैं इधर चला आया। यह कहकर सुशांत ने सारी बात उस लड़की को बता दी और कहा कि इससे अच्छा तो यह होता कि मैं अपनी गाड़ी में ही बैठकर सुबह होने का इंतजार करता, तो कम से कम इस मौत के कुएं में तो ना आता। सारी बात सुनकर वह युवती हैरान और परेशान होते हुए बोली, तुम भी इस तिलस्मी महल के मायाजाल में फंस गए ना। यह तिलस्मी महल जो कि पिशाचों का डेरा है, पिशाचों की बनाई एक मायावी दुनिया है। एक बार इंसान अपनी मर्जी से आ तो सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले। और एक बार जो इंसान यहाँ आ जाता है शायद ही जिंदा बच पाता होगा। ये पिशाच अपनी पिशाचनी देवी कामांडा के सामने उसकी बलि दे देते हैं और फिर उस बलि को देने के बाद बचे हुए इंसान के धड़ को पिशाचनी देवी कामांडा का प्रसाद समझकर खा जाते हैं। यह सुनकर सुशांत बोला, हाँ, आज अमावस्या की रात थी। शायद आज उन लोगों ने किसी इंसान की बलि दी थी, तभी तो वे लोग किसी इंसान का धड़ खा रहे थे। और जब उन लोगों ने मुझे पकड़ा तो उनके पिशाच राजा की बूढ़ी पिशाचनी माँ बोली कि अगली अमावस्या तक मुझे यहाँ कैद रखे, जिससे वह आने वाली अमावस्या पर पिशाचनी देवी कामांडा के सामने मेरी बलि दे सकें। क्या तुम्हें भी उन लोगों ने इसीलिए कैद कर रखा है कि वे लोग तुम्हारी भी बलि कामांडा पिशाचनी देवी के सामने दे सकें? यह सुनकर लड़की बोली, नहीं, मुझे यहाँ रखने का मकसद कुछ और है। यह सुनकर सुशांत हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, और कुछ है मतलब? मैं कुछ समझा नहीं।
वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सुशांत ने उस लड़की की तरफ देखते हुए पूछा तो वह लड़की किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। सुशांत ने फिर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? यह सुनकर वह किसी गहरी सोच से बाहर आते हुए हड़बड़ाकर बोली, क्या कहा तुमने? यही कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नैना है। उस दुष्ट पिशाच राजा ने मुझे यहाँ पर किसी और मतलब से ही कैद करके रखा हुआ है। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। ये कहते हुए नैना किसी गहरी सोच में डूब गई। मैं कुछ समझा नहीं। नैना की आंखों से आंसू बरस पड़े। वह रोते हुए बोली, सुशांत, मेरी दुख भरी कहानी इस जन्म से नहीं पिछले जन्म से भी संबंधित है। क्या? वह हैरानी से उसे देखने लगा। देखिए, आप घबराइए मत और मुझे बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी कहानी है जो उस दुष्ट पिशाच राजा ने तुम्हें यहाँ कैद करके रखा हुआ है। नैना उसकी तरफ देखते हुए बोली, ठीक है सुशांत, तो फिर सुनो। ये कहते हुए नैना किसी गहरी सोच में डूब गई और सुशांत को बताने लगी। नैना ने अपने पिछले जन्म की जो कहानी सुशांत को बताई वह इस प्रकार है। कई वर्षों पहले प्रीतमपुर एक छोटा सा गांव न होकर एक राजा का राज्य प्रीतमगढ़ था। उसमें आसपास के सैकड़ों गांव भी आते थे और उस पर महाराणा संग्राम सिंह का शासन था। महाराणा संग्राम सिंह प्रीतमगढ़ के एक सुयोग्य शासक थे। अपनी जनता के सुख दुख में ही उनका सुख दुख था। वह अपनी जनता का अपनी औलाद की तरह ध्यान रखते थे और इस सब में उनका सहयोग देती थी उनकी रानी और प्रीतमगढ़ की महारानी रुक्मणी। रुक्मणी में एक राज्य की महारानी होने और एक राज्य के महाराणा की रानी होने के सारे गुण मौजूद थे। वह सर्वगुण संपन्न सुयोग्य महारानी थी। प्रीतमगढ़ में सभी लोग सुख चैन से जीवन यापन कर रहे थे। उस राज्य में बकरी और शेर एक ही घाट का पानी पीते थे, यानी राज्य में किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। एक समय जब महारानी रुक्मणी गर्भवती थी, उस समय महाराणा संग्राम सिंह एक दिन अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। तब एक सैनिक ने आकर बताया कि पड़ोसी राज्य देवगढ़ की राजकुमारी कामाक्षी उनसे मिलना चाहती है। यह सुनकर महाराणा संग्राम सिंह ने उसे दरबार में उपस्थित करने के लिए कहा। कुछ ही देर में पड़ोसी राज्य की राजकुमारी कामाक्षी सैनिकों के साथ अंदर आई। अंदर आते ही उसने सबसे पहले महाराणा संग्राम सिंह और वहां बैठे हुए सभी मंत्रीगणों से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महाराणा संग्राम सिंह ने उससे वहां आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी कामाक्षी है। उसके राज्य देवगढ़ पर एक राजा ने आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस आक्रमण से उसके राज्य के सभी लोग घबरा उठे और बिना किसी पूर्व तैयारी के भी सेना अपनी रक्षा के लिए लड़ी, लेकिन शत्रु के सामने कुछ ही समय में देवगढ़ की सेना आखिरकार पराजित हो गई और देवगढ़ के शासक को वीरगति प्राप्त हुई। उसके राज्य की महिलाओं ने अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए जोहर किया। जोहर से मतलब होता है स्त्रियां अपने पति को तिलक लगाकर और तलवार देकर युद्ध के लिए रवाना करती थी, और अगर राजा युद्ध में हार जाते या वीरगति को प्राप्त हो जाते थे तो विधर्मी दुश्मनों की हवस से बचने के लिए वे आग की वेदी में अपना सब कुछ कुर्बान कर देती थी। नारियों के साहसपूर्ण बलिदान को ही जोहर कहते हैं। जोहर करने से पहले राजा और सैनिकों ने अपनी संतान का सिर तलवार से धड़ से अलग कर दिया, जिससे युद्ध में वे बिना किसी चिंता के लड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि वे कभी जीत नहीं सकते। इसलिए सभी सैनिक भयंकर युद्ध में कूद पड़े। राजकुमारी कामाक्षी ने बताया कि उस समय में जंगल में अपनी कुछ सहेलियों के साथ सैर के लिए गई हुई थी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे इसकी खबर तक नहीं हुई। जब मुझे इसकी खबर मिली और मैं अपनी सहेलियों के साथ वापस लौटी तो दूसरे राज्य की विजय सेना को आते देखकर मैं अपनी सहेलियों के साथ उनसे बचने के लिए छुपकर वहां से भागने लगी, लेकिन कुछ सैनिकों ने उन्हें देख लिया और उनका पीछा किया। वो तो अच्छा था कि उस समय उसके पास घोड़ा था, इसलिए वह भागते हुए उन सैनिकों से काफी आगे निकल आई। उन सैनिकों ने उसकी सहेलियों को पकड़ लिया था, लेकिन उसे नहीं पकड़ पाए और इस तरह लगभग 8 दिन का कठिन सफर करके और रास्ते में कंदुमल खाकर बड़ी मुश्किल से वह प्रीतमगढ़ पहुंची है, इस उम्मीद से कि प्रीतमगढ़ का राजा संग्राम सिंह उसे अपने यहाँ शरण देगा। कामाक्षी ने हाथ जोड़कर महाराणा संग्राम सिंह से शरण देने की विनती की। उसकी बात सुनकर महाराणा संग्राम सिंह ने कहा कि किसी निर्मल कमजोर शरणार्थी को शरण देना तो एक सच्चे राजपूत का धर्म होता है। मैं अब अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। ये सुनकर कामाक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तब महाराणा संग्राम सिंह ने
कुछ दासियों को कामाक्षी को अंदर महल में ले जाने का आदेश दिया। कामाक्षी के चले जाने पर महाराणा संग्राम सिंह के करीबी दोस्त और उस राज्य के मंत्री देवी सिंह ने महाराणा से कहा, माफ करना राणा साहब, लेकिन इस तरह बिना राजकुमारी कामाक्षी के बारे में जाने ही आपने उसे शरण में रखने का वचन दे दिया। यह भी तो हो सकता है कि वह किसी विद्रोही राज्य द्वारा भेजी गई कोई गुप्तचर हो। एक बार आपको उसे वचन देने से पहले तहकीकात करनी चाहिए थी। ये सुनकर महाराणा संग्राम सिंह बोले, देवी साहब, एक अबला नारी को देखकर उसकी रक्षा के लिए हम अपना वचन दे चुके हैं। अब चाहे वह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी हो या अन्य कोई, जब तक हमारे राज्य में उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। लेकिन फिर भी तुम सबकी तसल्ली के लिए एक बार यह भी निश्चित कर दिया जाएगा कि वह पड़ोसी राज्य देवगढ़ की राजकुमारी कामाक्षी है या नहीं। यह कहकर महाराणा संग्राम सिंह ने अपने कई गुप्तचर पड़ोसी राज्य देवगढ़ में राजकुमारी कामाक्षी का पता लगाने के लिए भेजे। कई दिनों बाद जब गुप्तचर वापस लौटे तो उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्य देवगढ़ पर दूसरे राज्य ने जब आक्रमण किया उस समय महल में स्थित कोई भी जीवित नहीं बचा था, लेकिन राजकुमारी कामाक्षी की ना तो किसी को लाश मिली थी और ना ही वह जिंदा मिली थी। किसी को नहीं पता कि राजकुमारी कामाक्षी कहाँ है। काफी मशक्कत के बाद जब राजकुमारी कामाक्षी का एक चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र उन सैनिकों ने लाकर महाराणा संग्राम सिंह को दिखाया, तब महाराणा संग्राम सिंह के साथ सभी दरबारी निश्चित हो गए कि जिस युवती को महाराणा संग्राम सिंह ने यहाँ शरण दी है वह राजकुमारी कामाक्षी ही है, क्योंकि चित्रकार द्वारा बनाए गए चित्र और राजकुमारी कामाक्षी होने का दावा करने वाली युवती दोनों की सूरत एक ही थी। अब सभी लोग यही मानने लग गए थे कि महाराणा संग्राम सिंह ने जिस अबला को शरण दी है वह राजकुमारी कामाक्षी है। राजकुमारी कामाक्षी महारानी रुक्मणी के साथ महल में ही रहने लगी थी। वह गर्भवती महारानी रुक्मणी की अच्छे से सेवा करती, उनका अच्छे से ख्याल रखती थी, जिससे महारानी रुक्मणी भी उससे हमेशा खुश रहती थी। गुजरते समय के साथ महाराणा संग्राम सिंह राजकुमारी कामाक्षी से प्रेम करने लगे और राजकुमारी कामाक्षी भी महाराणा संग्राम सिंह से प्रेम करती थी। इसलिए महाराणा संग्राम सिंह ने राजकुमारी कामाक्षी से विवाह कर लिया। महारानी रुक्मणी ने भी अपने पति महाराणा संग्राम सिंह की खुशी और कामाक्षी की खुशी के लिए इस विवाह की अनुमति दे दी थी और इस तरह कामाक्षी प्रीतमगढ़ की छोटी महारानी और महाराणा संग्राम सिंह की छोटी रानी बन गई। महाराणा संग्राम सिंह के कामाक्षी से विवाह के 2 महीने बाद ही महारानी रुक्मणी ने एक बेटे को जन्म दिया और बेटे के जन्म पर पूरे प्रीतमगढ़ राज्य में खुशी का माहौल था। प्रीतमगढ़ के भावी राजा युवराज के जन्म पर बड़े बड़े महायज्ञ किए गए और दान दिए गए। कुल गुरु के आशीर्वाद से नए युवराज का नामांतरण किया गया और उनका नाम अभय सिंह रखा गया। राजकुमारी कामाक्षी से विवाह करने के बाद महाराणा संग्राम सिंह ने महारानी कामाक्षी के कहने पर कामाक्षी का मायका यानी पड़ोसी राज्य देवगढ़ को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, जिससे उसके राज्य का काफी विस्तार हो गया था। महाराणा संग्राम सिंह से विवाह करने के 10 महीने बाद ही कामाक्षी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। इस तरह महारानी रुक्मणी और महारानी कामाक्षी के पुत्र में 8 महीने का अंतर था। महारानी कामाक्षी के पुत्र जन्म पर राज्य भर में खुशियां मनाई गई थी और उसका नाम पूरन सिंह रखा गया। इसके बाद अभय सिंह के जन्म के बाद महारानी रुक्मणी ने 2 पुत्रियों को और जन्म दिया, जिनका नाम रेवती और गौरी रखा गया। पुत्रियों के जन्म पर भी महाराणा संग्राम सिंह ने पूरे राज्य में जश्न मनाया था और दान दिया था। वहीं कामाक्षी ने भी एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम कालांशी रखा गया। धीरे धीरे सभी भाई बहन बड़े होने लगे। महाराणा संग्राम सिंह ने उनके पालन पोषण, उनकी शिक्षा, खान पान, रहन सहन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी। उन्हें उच्च तरह की शिक्षा दिलवाई। महाराणा संग्राम सिंह ने अपनी दोनों रानियों के लिए अलग अलग महल बनवा दिए थे, जहां वे दोनों अपने पुत्र पुत्रियों और अनेक दासियों के साथ रहती थी। महाराणा संग्राम सिंह के दोनों पुत्र अभय सिंह और पूरन सिंह दोनों ही अस्त्र शस्त्र में कुछ ही समय में अच्छे से पारंगत हो गए थे। लेकिन जहां युवराज अभय सिंह बहादुरी, साहसी, प्रजा हितैषी, दयालु था, वहीं पूरन सिंह निष्ठुर, अत्याचारी, नीलज और आक्रमणकारी स्वभाव का था। उसके इस व्यवहार से पूरे प्रीतमगढ़ में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। जब भी वह राज्य में सैर के लिए जाता तो लोग डरकर अपने घरों में छुप जाते थे।
क्योंकि वह सब पर किसी न किसी रूप में अत्याचार करता रहता था। वहीं जब युवराज अभय सिंह शेर पर जाते तो लोग पल के बिछाए उनका स्वागत करते थे। कई बार युवराज पूरन सिंह की हरकतों की शिकायत महाराणा संग्राम सिंह के पास पहुंची। महाराणा संग्राम सिंह ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया। अपने पिता के समझाने पर पूरन सिंह उन्हें भरोसा दिलाता कि वह आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसका स्वभाव बदलने की बजाय और बढ़ता जा रहा था। वहीं युवराज अभय सिंह भी अपने छोटे भाई पूरन सिंह को काफी समझाते थे, क्योंकि वह अपने छोटे भाई से अपनी जान से ज्यादा प्रेम करते थे। लेकिन वहीं युवराज पूरन सिंह अपने बड़े भाई युवराज अभय सिंह से जलता था, क्योंकि युवराज अभय सिंह प्रीतमगढ़ का भावी राजा जो था। यही युवराज पूरन सिंह की अभय सिंह से जलने की सबसे बड़ी मुख्य वजह थी। वहीं काफी समय से महारानी रुक्मणी महसूस कर रही थी कि महारानी कामाक्षी का व्यवहार काफी बदल गया है। महारानी रुक्मणी ने महारानी कामाक्षी के बदले व्यवहार का अंदाजा तो उस समय ही लगा लिया था जब उसने महाराणा संग्राम सिंह से विवाह किया था, लेकिन उस समय उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन पुत्र जन्म के बाद तो महारानी कामाक्षी का व्यवहार काफी निष्ठुर हो गया था। महाराणा संग्राम सिंह और महारानी रुक्मणी के सामने तो वह अच्छे होने का दिखावा करती, लेकिन उनकी पीठ पीछे दास दासियों और अन्य लोगों के साथ वह निष्ठुर व्यवहार करती थी। और यही गुण उसके बेटे पूरन सिंह में थे। महारानी कामाक्षी की बेटी कालांशी दिखने में महारानी कामाक्षी जैसी ही थी और उसके गुण भी महारानी कामाक्षी जैसे ही थे। एक दिन महारानी रुक्मणी को पता चला कि महारानी कामाक्षी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वह उसके कक्ष में उसका हालचाल जानने गई। उस दिन तो वह उसका हालचाल जानकर आ गई, लेकिन एक दिन वह बिना किसी को बताए, यह सोचकर कि महारानी कामाक्षी कई दिनों से उनसे मिली नहीं है, उसकी तबीयत ठीक है या नहीं। वैसे उन्होंने दासियों से सुन लिया था कि उसकी तबीयत अब ठीक है, लेकिन फिर भी महारानी रुक्मणी को चैन नहीं मिला, क्योंकि वह तो महारानी कामाक्षी को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी। इसलिए वह सीधे ही उसके महल में जाकर उसके कक्ष में चली गई। उस समय महारानी कामाक्षी वहां पर नहीं थी। महारानी रुक्मणी जैसे ही वापस आने के लिए मुड़ी तो अचानक उनकी नजर महारानी कामाक्षी के कक्ष के एक कोने में रखी एक अजीब तरह की मूर्ति पर गई। महारानी रुक्मणी उस मूर्ति को देखकर हैरान रह गई। वह उस मूर्ति के पास गई और जैसे ही हाथ लगाया तो वह मूर्ति घूम गई और उसमें काफी सारा तंत्र मंत्र काली विद्या का सामान रखा हुआ था। यह देखकर महारानी रुक्मणी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि महारानी कामाक्षी इस तरह का सामान भी रखती है और उनका उपयोग करती है। उन्हें याद आया कि बीते दिनों राज्य में कभी किसी का बच्चा गायब हो जाता था तो कभी किसी के पशु का। फिर महारानी रुक्मणी सोचने लगी, नहीं नहीं, महारानी कामाक्षी ऐसा नहीं कर सकती। वह अभी यह सोच ही रही थी कि महारानी कामाक्षी कक्ष में आ गई। महारानी रुक्मणी को तंत्र मंत्र का सामान देखते हुए देखकर वह घबरा उठी। जब महारानी रुक्मणी ने इस बारे में महारानी कामाक्षी से पूछा तो वह हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बड़ी महारानी सा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो इस तंत्र मंत्र के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन अभी एक दिन राज्य में आए एक तांत्रिक की बातों से प्रभावित होकर मैं भी इन तंत्र मंत्र को सीखना चाहती थी, लेकिन मुझे डर लगता था कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए मैं सीख नहीं सकी और इन सामानों को फेंकने की बजाय यहीं पर रख दिया। महारानी रुक्मणी उसकी बातों में आ गई और उसे गले लगाते हुए बोली, गलती तो हर इंसान से हो जाती है, लेकिन ध्यान रखना आगे से ऐसी गलती मत करना। इस संसार में भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। यह कहकर वह वहां से चली आई। महारानी कामाक्षी ने उन्हें यह विश्वास दिला दिया था कि वह आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन उनके जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने बड़ी सफाई से महारानी रुक्मणी से झूठ बोला था, जबकि वह तो तंत्र विद्या में पारंगत थी। वहीं महारानी रुक्मणी ने महारानी कामाक्षी की बातों पर विश्वास कर लिया था, इसलिए कुछ ही समय में वह इन बातों को भूल गई थी। महारानी कामाक्षी अब बड़ी ही सावधानी से अपना मकसद पूरा करने में लगी हुई थी। महारानी कामाक्षी ने छल कपट से ही महाराणा संग्राम सिंह से विवाह किया था, जबकि सच्चाई तो यह थी कि असल रूप में वह देवगढ़ की राजकुमारी कामाक्षी थी ही नहीं। वह तो एक तांत्रिक माता पिता की बेटी थी जिसका नाम निशाचिनी था।
जो जंगल में रहकर काली शक्तियों की देवी पिशाचनी देवी कामांडा की उपासना करते थे और तंत्र मंत्र से लोगों का भला करने के बजाय उनकी बलि पिशाचनी देवी कामांडा के सामने देकर और ज्यादा शक्तिशाली बनने की कोशिश करते थे। अपने माता पिता की तरह ही निशाचिनी भी तंत्र मंत्र काली शक्तियों में निपुण होने लगी। वे लोग जितनी ज्यादा पिशाचनी देवी कामांडा के सामने लोगों की बलि देते उतनी ही उन्हें शक्तियां प्राप्त होती थी। लेकिन देवगढ़ के महाराणा यानी राजकुमारी कामाक्षी के पिताश्री को जब पता चला कि उनके राज्य में कोई तांत्रिक लोगों का अपहरण कर उनकी बलि देता है, तो क्रोध से देवगढ़ के महाराणा राजकुमारी कामाक्षी के पिताश्री ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अपने माता पिता की मौत के बाद निशाचिनी बिल्कुल अकेली हो गई, क्योंकि जिस समय महाराणा के लोग निशाचिनी के माता पिता को पकड़ कर ले गए थे उस समय निशाचिनी वहां पर नहीं थी, इसलिए देवगढ़ में निशाचिनी के बारे में कोई नहीं जानता था। निशाचिनी ने अपनी तंत्र विद्या से ही पता लगा लिया था कि देवगढ़ के महाराणा ने ही उसके माता पिता को मौत के घाट उतारा है। ये जानकर वह गुस्से में आग बबूला हो गई और अकेले ही पिशाचिनी देवी कामांडा की उपासना करने लगी। निशाचिनी का हमेशा से ही ख्वाब था कि वह महलों की रानी बने, महलों पर शासन करे, लेकिन वह जानती थी कि कोई भी महलों का राजकुमार उसे कभी नहीं अपनाएगा, क्योंकि वह दिखने में इतनी सुंदर भी नहीं थी, लेकिन तंत्र विद्या में पारंगत थी। वह छल कपट तंत्र विद्या से किसी महलों के राजकुमार को अपने वश में करके उससे विवाह तो कर सकती थी, लेकिन उसे हमेशा यही डर बना रहता था कि कहीं उसकी असलियत सामने न आ जाए। इसी तरह एक दिन जब देवगढ़ के महाराणा पर उसके पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया, तो पड़ोसी राज्य के विजयी होने पर राजकुमारी कामाक्षी घोड़े पर बैठकर अपनी जान बचाने के लिए जंगल से होकर गुजर रही थी। तब उसकी नजर निशाचिनी की गुफा पर गई, शायद उसे वहां पर कोई सहायता मिल जाए। ये सोचकर राजकुमारी कामाक्षी वहां पर गई। निशाचिनी ने यह काली शक्तियों से पता लगा लिया था कि देवगढ़ के महाराणे की पुत्री राजकुमारी कामाक्षी यहाँ किस लिए आई है। उसे अपना बदला लेने का मौका मिल गया था। उसने राजकुमारी कामाक्षी को विश्वास दिलाया कि वह यहाँ सुरक्षित है, शत्रु के सैनिक यहाँ नहीं पहुंच सकते। उसकी बातों में आकर राजकुमारी कामाक्षी वहां रुक गई। जब राजकुमारी कामाक्षी गहरी नींद में सो रही थी, तभी निशाचिनी ने पिशाचिनी देवी कामांडा की आराधना कर तंत्र विद्या का प्रयोग किया। राजकुमारी कामाक्षी के शरीर में से उसकी आत्मा को अलग कर अपनी आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करवा दिया। इस तरह निशाचिनी ने राजकुमारी कामाक्षी का रूप धारण कर लिया और उसकी आत्मा को वहीं पर कैद कर दिया। राजकुमारी कामाक्षी का शरीर धारण करने पर निशाचिनी को अपनी असलियत सामने आने का डर भी नहीं था, क्योंकि उसकी आत्मा हमेशा के लिए राजकुमारी कामाक्षी के शरीर में आ गई थी। राजकुमारी कामाक्षी का रूप धारण करके वह प्रीतमगढ़ के महाराणा संग्राम सिंह के पास शरण मांगने के लिए आई। महाराणा संग्राम सिंह ने उसे शरण देने का वचन दिया और जब पता लगाया तो यही पता चला कि वह देवगढ़ की राजकुमारी कामाक्षी ही है। इस तरह कामाक्षी का रूप धारण किए हुए निशाचिनी हमेशा के लिए राजकुमारी कामाक्षी बन गई। महारानी रुक्मणी के साथ रहते हुए उसने अपनी तंत्र मंत्र विद्या से महाराणा संग्राम सिंह को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, जिससे महाराणा संग्राम सिंह उसकी तरफ आकर्षित होते चले गए और उससे प्रेम करने लगे। इस तरह वह महाराणा संग्राम सिंह से विवाह करके प्रीतमगढ़ की छोटी महारानी कामाक्षी बन गई। प्रीतमगढ़ की छोटी महारानी कामाक्षी बनने के बाद भी निशाचिनी का अभी मन नहीं भरा, इसलिए उसने प्रीतमगढ़ के महाराणा संग्राम सिंह से कहकर देवगढ़ को भी प्रीतमगढ़ में जीतकर मिलवा लिया। इससे प्रीतमगढ़ का विस्तार काफी हो गया। महारानी कामाक्षी महारानी रुक्मणी से मन ही मन जलती थी। उसने कई बार सोचा कि वह महारानी रुक्मणी को उसके बच्चे सहित मौत के घाट उतार दे, लेकिन महारानी रुक्मणी के गले में पड़ा माता रानी का तावीज की वजह से वह चाहकर भी अपनी तंत्र विद्या से उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। जब महारानी रुक्मणी ने युवराज अभय सिंह को जन्म दिया तो महारानी कामाक्षी गुस्से से आग बबूला हो गई, लेकिन महारानी रुक्मणी देवी माँ की परम भक्त थी। जन्म देते ही उसने अपने बेटे अभय सिंह के गले में भी माता रानी का तावीज पहना दिया, जिसकी वजह से कामाक्षी चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। कामाक्षी बड़ी सावधानी से अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि महाराणा संग्राम सिंह को उस पर किसी भी तरह का कोई शक हो और उसका भी वही हाल हो जो उसके माता पिता का हुआ था।
जब महारानी कामाक्षी ने अपने बेटे पूरन सिंह को जन्म दिया तो उसके मन में यह इच्छा मजबूत होती गई कि प्रीतमगढ़ का महाराणा बनेगा तो उसका बेटा पूरन सिंह। लेकिन युवराज अभय सिंह के होते हुए पूरन सिंह किसी भी तरह प्रीतमगढ़ का महाराणा नहीं बन सकता था। महारानी कामाक्षी सोचने लगी कि वह अपनी काली शक्तियों से महाराणा संग्राम सिंह को अपनी तरफ कर लेगी, जिससे महाराणा संग्राम सिंह प्रीतमगढ़ का महाराणा अभय सिंह को ना बनाकर पूरन सिंह को बनाएंगे। लेकिन वह जानती थी कि केवल महाराणा संग्राम सिंह के यह चाहने से कुछ नहीं हो सकता। अगर महाराणा संग्राम सिंह ने ऐसा कुछ किया तो प्रीतमगढ़ की जनता उसके खिलाफ हो जाएगी और महाराणा संग्राम सिंह पर तंत्र विद्या का प्रयोग करने पर कहीं महाराणा संग्राम सिंह और अन्य को उस पर शक न हो जाए, इसलिए वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह अब और ज्यादा अपनी पिशाचनी देवी कामांडा की आराधना करने लगी, जिससे उसे इतनी शक्ति प्राप्त हो सके कि वह माता रानी का तावीज पहने हुए युवराज अभय सिंह का वध कर सके और पूरन सिंह को प्रीतमगढ़ का महाराणा बना सके। क्योंकि जब युवराज अभय सिंह जिंदा नहीं रहेगा तो फिर पूरन सिंह ही प्रीतमगढ़ का महाराणा बनेगा और कोई उसका विद्रोह भी नहीं कर पाएगा। महारानी कामाक्षी ने बचपन से ही अपने बेटे पूरन सिंह और अपनी बेटी कालांशी के मन में महारानी रुक्मणी, युवराज अभय सिंह और अभय सिंह की दोनों बहनों के खिलाफ जहर भरा हुआ था, जिससे वे लोग उन्हें देखकर जलते थे। युवराज पूरन सिंह युवराज अभय सिंह को किसी भी तरह अपने रास्ते से हटाना चाहता था, जिससे वह प्रीतमगढ़ का महाराणा बन सके। लेकिन युवराज पूरन सिंह युवराज अभय सिंह को अस्त्र शस्त्र में नहीं हरा सकता था, क्योंकि अस्त्र शस्त्र में अभय सिंह उससे भी बढ़कर निपुण था। उसने कई बार छल कपट से भी अभय सिंह को रास्ते से हटाने के बारे में सोचा, लेकिन हटा नहीं पाया। उसे यह भी डर था कि अगर उसके पिता श्री महाराणा संग्राम सिंह को इस बारे में जानकारी हो गई तो उसे हमेशा के लिए राज्य में से निकाल दिया जाएगा। इसलिए वह बड़ी सावधानी से काम लेता था। वहीं महारानी कामाक्षी अपने बेटे को राजपाट दिलाने के लिए दिन रात तंत्र मंत्र काली शक्तियों में लगी रहती थी। समय गुजरने के साथ महाराणा संग्राम सिंह के भी सभी बेटे बेटियां जवान हो गए थे। ऐसे में महाराणा संग्राम सिंह ने अपने पड़ोसी राज्य से संबंध मजबूत करने के लिए अपनी और महारानी रुक्मणी की दोनों बेटियों रेवती और गौरी का संबंध पड़ोसी राज्य के युवराजों से कर दिया। उनके विवाह की खबर सुनकर पूरे प्रीतमगढ़ में खुशी की लहर दौड़ गई। धूमधाम से उनके विवाह की तैयारियां होने लगी। पूरे प्रीतमगढ़ में जैसे जश्न का माहौल था। महाराणा संग्राम सिंह अपनी बेटियों के विवाह में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। जैसे जैसे विवाह के दिन नजदीक आते गए, महाराणा संग्राम सिंह के सारे करीबी रिश्तेदार दोस्त सब उस शादी में शामिल होने के लिए आए। ऐसे में ही महाराणा संग्राम सिंह का सबसे करीबी दोस्त छीतरगढ़ का महाराणा देवी सिंह अपनी बेटी राजकुमारी मृगनयनी और अपनी महारानी के साथ उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए आया था। राजकुमारी मृगनयनी देखने में किसी अप्सरा से कम खूबसूरत नहीं थी। आते ही कुछ समय में वह गौरी और रेवती से घुल मिल गई और वह अच्छी सहेलियां बन गई। कालांशी तो उन्हें जलन की दृष्टि से देख रही थी, क्योंकि राजकुमारी मृगनयनी थी ही इतनी खूबसूरत कि कालांशी उसकी खूबसूरती को देखकर जल बुन गई। राजकुमारी गौरी और रेवती राजकुमारी मृगनयनी को अपनी दासियों के साथ अपने महल दिखाने लगी। उसी समय युवराज अभय सिंह अपने अस्त्र शस्त्र का अभ्यास कर रहे थे। राजकुमारी मृगनयनी ने जब उसे अभ्यास करते देखा तो एकटक उसे ही देखने लगी। वो ये देखकर हैरान थी कि युवराज अभय सिंह में चीते से भी ज्यादा फुर्ती थी। वह तो जैसे उसके अस्त्र शस्त्र विद्या की दीवानी ही हो गई थी। और फिर युवराज अभय सिंह देखने में तो थे ही इतने खूबसूरत कि कोई भी लड़की उन्हें अपना दिल दे बैठे। उसे इस तरह देखते देखकर गौरी और रेवती उससे छेड़खानी करते हुए बोली, ये हमारे बड़े भाई सा प्रीतमगढ़ के होने वाले भावी महाराणा युवराज अभय सिंह है। ये सुनकर मृगनयनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर वो वहां से चली गई। महाराणा संग्राम सिंह ने अपने दोनों बेटों का परिचय जब राजकुमारी मृगनयनी से करवाया तो पहली नजर में युवराज अभय सिंह और राजकुमारी मृगनयनी दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। राजकुमारी मृगनयनी ने तो जब से उसे अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करते देखा था तब से ही युवराज अभय सिंह के प्रेम का दिया उसके मन में जल उठा था। वहीं युवराज अभय सिंह भी पहली नजर में ही राजकुमारी मृगनयनी से प्रेम करने लगा था। वहीं युवराज पूरन सिंह ने जैसे ही राजकुमारी मृगनयनी को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। उसे लगा जैसे उसने कोई स्वर्ग की अप्सरा को देख लिया हो।
वह भी राजकुमारी मृगनयनी से एक तरफा प्रेम करने लगा, लेकिन राजकुमारी मृगनयनी ने उसकी तरफ ठीक से देखा तक नहीं। उसका ध्यान तो बस युवराज अभय सिंह पर ही था। दोस्तों, क्या रंग लाती है युवराज अभय सिंह और राजकुमारी मृगनयनी की प्रेम कहानी, यानी कि रिश्ते को किसी की नजर लगने वाली है। देखते रहिए, फिर मिलेंगे सनम।